आज हम बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल के बारे में। हाँ, नाइट्रिक अम्ल के बारे में पूरी जानकारी। देखो, सबसे पहले समझो नाइट्रिक अम्ल क्या होता है आपका HNO3। ये क्या होता है आपका नाइट्रिक अम्ल होता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी संरचना की। किसकी बात करेंगे? इसकी हम संरचना की बात करेंगे। संरचना में कैसा दिखाई देता है। तो देखो, HNO3 मतलब एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और 3 क्या आपकी ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को रख देते हैं। अब नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। देखो, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p3 ये होता है इसका बाह्यतम कोश। मतलब बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हाँ, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हालांकि यदि हम बात करें तो 2s में एक ही कक्षक होता है, तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन इस 2p में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितने बंध बना सकता है? 3 बंध बना सकता है। हाँ, तो पहले 2 बंध बना लेगा वो ऑक्सीजन के साथ। हाँ, दूसरा मतलब जो तीसरा बंध है वो बना लेगा वो ऑक्सीजन के साथ। हाँ, अब इस ऑक्सीजन का क्या, इसके तो एक ही बंध हो रहे, जबकि 2 बंध बनाता है, तो इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे? आपका H जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? हम आपका H जोड़ देंगे। तो H भी काम आ गया, N भी काम आ गया, 2 ऑक्सीजन भी काम में आ गया। अब नाइट्रोजन अधिकतम कितने बंध बना सकता है? 3 ही बंध बना सकता है। पहला बंध भी बन गया, दूसरा भी बन गया, तीसरा भी बन गया। ऑक्सीजन भी खुश, 2 बंध बनाता है। हाइड्रोजन भी खुश, 1 बंध बनाता है। लेकिन अब एक ऑक्सीजन का क्या, अब वो यदि बंध भी बनाना चाहेगा तो किसके साथ बनाएगा? इसके भी पूरा है, इसका भी पूरा है, इसका भी पूरा है, इसका भी पूरा है। तो यहाँ पर होता क्या है? देखो, यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे पड़े रहते हैं और सामने क्या रहता है? आपका ऑक्सीजन रहता है। हाँ, अब ये क्या करता है? नाइट्रोजन अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसको प्रदान कर देता है? इस ऑक्सीजन को प्रदान कर लेता है। और यहाँ पर कौन सा बंध बन जाता है? ये कौन सा बंध है? उपसहसंयोजी बंध। जब एक ही तत्व अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देता है तो इस प्रकार बनने बंध को क्या कहते हैं? उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा बंध बन गया? उपसहसंयोजी बंध बन गया। तो ये होती है आपकी संरचना HNO3 की। हाँ, इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हाँ, इसके भी ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? आपके 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को इसने यहाँ पर रखा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रखा, इसलिए यहाँ पर आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 4 ही दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे? आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से किसकी संरचना होती है? आपकी HNO3 की संरचना बन जाती है। हाँ, अब देखा, नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को प्रदान की है, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं तो उसके पास क्या आता है? प्लस आता है। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किसने किया है? इस ऑक्सीजन ने, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? आपका माइनस आ जाएगा। हाँ, अब देखो क्या यहाँ पर सभी के अष्टक पूर्ण है वो देखते हैं। देखो, नाइट्रोजन के पास अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हाँ, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और ये जो दो इलेक्ट्रॉन दिया है, इस पर इस नाइट्रोजन का भी अधिकार है, इस ऑक्सीजन का भी अधिकार है, तो 8 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से इस ऑक्सीजन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, 1 2 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑक्सीजन के गिनो 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने जो दिया है। 8 इलेक्ट्रॉन सभी का अष्टक पूर्ण है। तो इस प्रकार से जो आपकी संरचना है वो आपकी सही बन जाती है। हाँ, इस प्रकार से आपको हर चीज का ध्यान रखते हुए संरचना को बना रहता है। तो ये क्या होती है? आपकी नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 की संरचना। हाँ, अब हम देखेंगे कि इसका हम निर्माण कैसे कर सकते हैं। हाँ, कि ये जो आपका क्या है? आपका नाइट्रिक अम्ल है, इसका निर्माण आप किस प्रकार से कर सकते हैं। हाँ, तो इसके निर्माण की जो हम विधि देखने वाली है वो कौन सी विधि देखने वाले हैं? प्रयोगशाला विधि देखने वाले। कौन सी विधि देखने वाले? प्रयोगशाला विधि देखने वाले, क्योंकि एक व्यापारिक विधि भी है। एक व्यापारिक विधि में जिसे कौन सी विधि कहा जाता है? ओस्टवाल्ड प्रक्रम। क्या कहा जाता है? ओस्टवाल्ड प्रक्रम। उसे हम अलग से पढ़ेंगे। हाँ, ओस्टवाल्ड प्रकरण व्यावसायिक स्तर पर HNO3 को बनाने का एक तरीका। जैसे अमोनिया को बनाने की बहुत सारी विधि है, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर बनाने की एक विधि है हैबर प्रक्रम। उसी प्रकार से HNO3 को बनाने की बहुत सारी विधि, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर इंडस्ट्रियल मेथड पर बनाने की जो विधि है उस विधि को क्या कहा जाता है? ओस्टवाल्ड विधि कहा जाता है, जिसे हम अलग से पढ़ेंगे। हाँ, अभी हम केवल किस पर अध्ययन करेंगे? अभी प्रयोगशाला विधि पर अध्ययन करेंगे। हाँ, तो देखो, इसमें हमें करना क्या रहता है? हमें काम में ले आना रहता है NaNO3।
किसे काम में लाना रहता है, NaNO3 को काम में लाना रहता है नाइट्रिक अम्ल के निर्माण के लिए, और किसे काम में लाना रहता है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसे क्या करना रहता है, हमें तापमान रखना रहता है, काम में लाना रहता है। और यहाँ पर जो तापमान रखा जाता है ना, वो रखा जाता है 200 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रखा जाता है। किससे कम तापमान रखा जाता है, 200 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रखा जाता है। हाँ, तो 200 डिग्री सेल्सियस से हम तापमान कम रखते तो देखना होता क्या है यहाँ पर। हाँ देखो, Na के ऊपर क्या रहता है, प्लस चार्ज, और NO3 के ऊपर क्या रहता है, माइनस चार्ज। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो आपका H2SO4 है, ये क्या प्रदान करेगा, आपका H प्लस प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा, H प्लस प्रदान करेगा, और ये किस में टूट जाएगा, HSO4 माइनस में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, HSO4 माइनस में टूट जाएगा, क्योंकि आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो क्या प्रदान करता है, H प्लस प्रदान करता है, क्योंकि वो एक अम्ल है, और अम्ल हमेशा क्या प्रदान करते हैं, H प्लस प्रदान करते हैं। यहाँ पर जो H प्लस है वो किसके पास जाएगा, माइनस के पास जाएगा, और किसका निर्माण कर लेगा, HNO3 का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा, HNO3 के साथ ये वाला प्लस इस माइनस साथ जाके HNO3 का निर्माण कर लिया, और वही हमें बनाना था। प्लस साथ ही साथ यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका Na प्लस, और ये HSO4 माइनस, ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, NaHSO4। क्या बना लेंगे, आपका NaHSO4 बना लेंगे। तो जब आप NaNO3 की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से कराते हैं, हाँ, और तापमान आपको क्या करना रहता है, 200 डिग्री सेल्सियस से कम रखना रहता है, 200 डिग्री सेल्सियस से कम रखना रहता है, तो आपका क्या बन जाता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 बन जाता है, साथ ही साथ क्या बन जाता है, आपका NaHSO4 बन जाता है। हाँ, यदि आपने क्या कर दिए, 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रख दिए, क्या कर दिए, 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान कर दिए, तो पता क्या होगा, यहाँ पर आपका निर्माण हो जाएगा Na2SO4। किसका निर्माण हो जाएगा, आपके Na2SO4 का निर्माण हो जाएगा, यदि आपने 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रख दिए। हाँ, लेकिन हमें HNO3 का निर्माण करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो तापमान है वो 200 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखना पड़ेगा। हाँ, तो प्रयोगशाला विधि में हम NaNO3 की अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं 200 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर, तो आपका H प्लस NO3 के साथ निकल जाता है HNO3 बनकर, और साथ ही साथ NaHSO4 बन जाता है। ये क्या हो गई, आपकी प्रयोगशाला विधि हो गई। हाँ, तो नाइट्रिक अम्ल की संरचना ये होती है, आपके निर्माण की जो प्रयोगशाला विधि है वो कुछ ये है। देखो, अब हम बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रियाओं के बारे में। अब देखो, नाइट्रिक अम्ल आपका दो प्रकार का हो सकता है। पहला प्रकार क्या हो सकता है कि आप तनु HNO3 ले लो, तनु नाइट्रिक अम्ल ले लो, क्या या क्या ले लो, सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले लो। हाँ, तो अभी हम पहले HNO3 के तनु HNO3 वाले वर्जन का अभिक्रिया देखेंगे, है ना। HNO3 के दो वर्जन है। पहला वर्जन है तनु वाला, जिसमें उसकी मात्रा कम होगी, पानी की मात्रा ज्यादा होगी। दूसरा वर्जन है सांद्र वाला, और उस वर्जन में क्या होगा, आपका HNO3 की मात्रा अधिक होगी और आपके पानी की मात्रा कम होगी। हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे तनु HNO3 की अभिक्रिया। हाँ, तो याद रखना, जब भी तनु HNO3 किस किस के साथ अभिक्रिया करता है, चाहे Ag के साथ अभिक्रिया करे, Hg के साथ अभिक्रिया करे, या आपके Cu के साथ अभिक्रिया करे। किसके साथ अभिक्रिया करे, Ag के साथ, Hg के साथ, Cu के साथ, या आपके लेड के साथ अभिक्रिया करे। हाँ, चाहे तो आप ये वाली धातु ले लो, या ये वाली ले लो, या ये वाली ले लो, या ये वाली ले लो। इसकी अभिक्रिया आप किससे कराते हो, यदि तनु HNO3 से कराते हो, तो आपको देखो क्या प्राप्त होता है, आपको प्राप्त होती है NO। क्या प्राप्त होती है, NO प्राप्त होता है, मतलब एक गैस प्राप्त होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या प्राप्त होती है, गैस नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें एक जल का अणु भी प्राप्त होता है, जल भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें धातु नाइट्राइल भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आपका धातु नाइट्राइल प्राप्त होता है। हाँ, तो जब क्या होता है, आप Ag, Hg, Cu, Pb की अभिक्रिया तनु HNO3 से कराते हो, तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, ये उदासीन गैस है आपकी। हाँ, या जल प्राप्त होता है, साथ ही साथ धातु नाइट्राइल। जैसे अब यदि आपने धातु के रूप में किसे ले लिए, आयरन को ले लिए या जिंक को ले लिए, आयरन को ले लिया, जिंक को ले लिए, और इसकी अभिक्रिया आपने किसके साथ करा दिए, तनु HNO3 के साथ करा लिए। किसके साथ करा लिए, तनु HNO3 के साथ करा लिए, तो आपको क्या प्राप्त होगी, डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त होगी। डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दो है तो डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त होगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जल का अणु प्राप्त होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको धातु नाइट्रेट क्या प्राप्त होता है, धातु नाइट्रेट प्राप्त होता है, धातु नाइट्रेट नहीं प्राप्त होता। हाँ, अब देखो, यदि मुझे इसे दिखाना हो तो कैसे दिखा सकते हैं कि जब आपका आयरन किसके साथ अभिक्रिया करेगा, तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा, तो क्या क्या बनेगा आपका, N2O
साथ ही साथ आपका क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, जल बन जाएगा। और साथ ही साथ आपका क्या बन जाएगा, धातु नाइट्राइल। धातु नाइट्राइल मतलब Fe, ये हो जाएगी आपकी धातु। और नाइट्रेट, सॉरी नाइट्रेट बात थी, तो क्या हो जाएगा आपका NO3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका NO3 आ जाएगा। हाँ, ये क्या हो गया आपका धातु नाइट्रेट हो गया। बात है समझ में। अब यदि हमने क्या ले लिए, क्या मिलेगा हमें, धातु नाइट्रेट मिलता है। अब यदि हमने कौन सी धातु ले ली, आपकी टिन धातु ले ली, टिन धातु ले लिए, और उस टिन धातु के अभिक्रिया किससे कराएंगे हम, तनु HNO3 से कराएंगे। किससे कराएंगे, तनु HNO3 से कराएंगे। तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा, सबसे पहले तो आपको जल का अणु प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपको हमेशा प्राप्त होता ही है। हाँ, साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्राप्त होगा अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, NH4NO3 हमेशा प्राप्त होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक धातु नाइट्रेट भी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, धातु नाइट्रेट भी प्राप्त होगा। हाँ, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जब आपका तनु HNO3 इन सभी धातु से अभिक्रिया करता है तो धातु नाइट्रेट बनाता है, साथ ही नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जल का अणु बाहर निकलता है। जब आयरन जिंक से तनु HNO3 से अभिक्रिया करता है तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, जल का अणु बना सकता है और धातु नाइट्रेट बनाता है। और जब भी आपका तनु HNO3 टिन से अभिक्रिया करता है तो धातु नाइट्रेट बनाता है, अमोनियम नाइट्रेट बनाता है और आपका जल का अणु बनाता है। ये बात 100% सत्य है। हाँ, लेकिन यही यदि आपने क्या लिए होते, सांद्र HNO3 लिए होते तो क्या होता, वो देखते हैं अब। तो देखो, जब हम सांद्र HNO3 की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, कॉपर के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, कॉपर के साथ कराते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या प्राप्त होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें धातु नाइट्रेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, धातु नाइट्रेट प्राप्त होता है। और हमें क्या प्राप्त होता है, जल का अणु प्राप्त होता है। हाँ, और जब भी हम आपके सांद्र HNO3 की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, सांद्र HNO3 की अभिक्रिया आयरन से कराते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, हमें तब भी प्राप्त होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जल का अणु प्राप्त होता है और आपको धातु नाइट्रेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, धातु नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो आपको ये दो ही अभिक्रिया याद रखनी, सांद्र HNO3 की। सांद्र HNO3 कॉपर से अभिक्रिया करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सांद्र HNO3 आयरन से अभिक्रिया करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जल यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ पर भी धातु नाइट्रेट बनेगा, यहाँ पर भी आपका धातु नाइट्रेट बनेगा।